दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। यह सरकार ने कुल नीतीश सरकार ने कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगाई है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जातीय आधारित जनगणना यानी कि जातीय जनगणना को लेकर के हुआ है। यह सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी कि फरवरी 2023 तक पूरी करा लेनी थी, लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी। नीतीश कैबिनेट ने बिहार जातीय आधारित गणना के लिए ऐप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को सरकार 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा की राशि देगी। नीतीश की इस कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी अपनी मोहर लगाई है। बिहार में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए अब सरकार ने स्पीड बोट और अन्य तरह की खरीद के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी है। ये राशि पटना, भोजपुर, सारण समेत ऐसे जिलों में खर्च किया जाएगा जहां नदियों से बालू का अवैध खनन होता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा जोरदार तैयारियां की जा रही है। इस चुनाव को लेकर के बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन और मुख्य विरोधी दल भाजपा की तरफ से अपने प्रत्याशी की नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं इस बार ये सीट महागठबंधन में जदयू के खाते में गई है। इस सीट पर जदयू की तरफ से मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद अब इसको लेकर के भाजपा नेता और बिहार विधान परिषद के नेता विपक्षी दल सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेता ने कहा है कि बिहार में कुर्नी सीट पर होने वाला चुनाव में अपार बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हराया था, ठीक उसी तरह इस बार भी महागठबंधन चुनाव हारेगी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने बिहार सरकार के कर्मियों को एक नया तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। सरकार ने 5वें वेतनमान के मुताबिक वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 15% का इजाफा किया है। अब ऐसे कर्मियों और फिर पेंशनधारियों को 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा। इसी तरीके से छठा केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन और फिर पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के सेवकों और फिर पेंशन भोगियों को भी बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। अब इन्हें 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा। साथ ही साथ राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए जारी की है। इस राशि को शराबबंदी अभियान के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, बांका समेत 16 जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे इन जिलों में ठंड बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में चल रहे पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बांका जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री की गिरावट के साथ ही 10.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। वहीं पटना, बेगूसराय, गया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, सारण, औरंगाबाद, नवादा आदि जिलों में भी तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे इन जिलों में ठंड का बढ़ना शुरू हो गया है। अगले 3 से 4 दिन के बाद ठंड में और भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। इसके असर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के जिलों में भी ठंडी हवाएं चलेगी। इससे इन जिलों के तापमान में गिरावट आएगी और फिर यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आम आदमी के लिए खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि 19 महीने के बाद थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, और ये अक्टूबर महीने में घट करके 8.39% आ गई है। खुदरा महंगाई दर में भी कमी का रुख उत्साहवर्धक है। गौर करने वाली बात यह है कि लगभग पिछले साल से ही महंगाई बढ़ती चली आ रही थी। बार बार चिंता जताई जा रही थी और फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मौद्रिक नीति में समय समय पर बदलाव किए हैं। अब परिणाम सामने है। इससे पहले मार्च 2021 में महंगाई दर 7.89% पर थी।
आगामी महीने में महंगाई दर के और घटने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था और फिर अधिकतर लोगों के हित में ये जरूरी है कि महंगाई न केवल कम हो बल्कि 6% के आसपास रहे। आमतौर पर 2% से 6% की महंगाई दर होनी चाहिए। जहाँ उससे ऊपर जब दर बढ़ती है तो फिर न केवल आम लोगों बल्कि उद्योग धंधों को भी मुश्किल में डालती है। अब चूंकि थोक महंगाई दर 2 अंकों से नीचे आई है तो फिर ये आशा बलवती होती है कि आने वाले महीनों में राहत महसूस होगी। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रविवार को गुजरात के सूरत में एक जनसभा में भाग लेने के दौरान काले झंडे और मोदी के नारों के साथ स्वागत किया गया, यानी कि विरोध किया गया। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी सूरत पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ रहे AIMIM उम्मीदवार के प्रचार के लिए शहर में थे। रविवार शाम को उन्हें पूर्व विधायक वारिस पठान के साथ एक सभा को संबोधित करना था। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही मंच संभाला कि भीड़ में कुछ लड़कों ने होर्डिंग शुरू कर दी और प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाने लगे। उन्होंने ओवैसी की यात्रा के विरोध में काले झंडे भी लहराए। उन्होंने कहा जा रहा है कि भीड़ में मुस्लिम युवक भी शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते MIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने आरोप लगाया था कि वंदे भारत ट्रेन में पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यात्रा कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया। आपको बता दूं कि गुजरात में 1 और फिर 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 182 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव को सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। AIMIM मैदान में छोटी पार्टियों में से एक है। जब पार्टी ने कुछ अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और फिर अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की संभावना है। दोस्तों, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में 2 दिवसीय रसोइयों का भूखमरी मिटाओ अधिकार दिलाओ महाधरना आयोजित किया गया। ये धरना पटना में शुरू हुआ है, जिसमें बिहार राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संगठन के संरक्षक जय सिंह राठौर ने कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि रसोइयों की स्थिति बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो चुकी है। ऐसे में अगर रसोइयों की मांगों पर विचार नहीं हुआ तो फिर संगठन व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगी और जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। वहीं संगठन के संस्थापक सह राष्ट्रीय महासचिव राम कृपाल ने कहा कि वर्तमान समय में रसोइयों की हालात सही नहीं है बिहार में, जहां वर्तमान में मिलने वाला मानदेय 1650 रुपये यानी 1650 रुपये इस भीषण महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और मिलने वाला मानदेय भी रसोइयों को समय से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण रसोइयां भूखमरी की शिकार हो रही है। पैसे के अभाव में पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण बीमारियों का शिकार होकर के समय से पहले काल के गाल में समा जाती है, जो बहुत ही हृदय विदारक है। उन्होंने सरकार से रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी कम से कम 10,000 रुपए प्रत्येक माह भुगतान करने तथा रसोइया सुरक्षित भविष्य की गारंटी की मांग की है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। बीते दिनों में उन्होंने बेगूसराय में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि NH के बगल में मंदिरों को हटाया जा रहा है तो फिर कब्रिस्तानों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जदयू MLC गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान सामने आया है। गुलाम रसूल बलियावी से जब पूछा गया है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ अल्पसंख्यक को तरजीह दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बातें कही है, खास करके बेगूसराय में जो सड़क बन रहा है, उसमें जो मंदिर तोड़ी जा रही है, ईदगाह और मस्जिद नहीं तोड़े जा रहे हैं, ये बात पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक है। क्योंकि वह सड़क जो बन रहा है वह केंद्र सरकार बना रही है, राज्य सरकार को सड़क से कहीं भी कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का बयान गिरिराज सिंह देते रहते हैं। वह उनका दुकान है, उनका दुकान चलने दीजिए। वह हमेशा हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन अब उनका कुछ चलने वाला नहीं है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बिहार की युवा गिरिराज सिंह को खोज रही है और उनसे पूछ रही है कि 2 करोड़ रोजगार कहां गया। बेगूसराय में जो उद्योग लगाने का वादा उन्होंने किया था वह कहां गया। अब जब नीतीश कुमार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी के लोगों को मिर्ची लग रही है या फिर से ये लोग मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के निकल रहे हैं। उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने इन्हें देखा है, ये जुमलेबाज हैं और जनता इन्हें दोबारा मौका नहीं देगी।
तो दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा में एक गिद्ध मिला है जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गिद्ध के पीठ पर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगा हुआ है, जबकि उसके पंजे में भी एक रिंग लगाया गया है जिसमें अंग्रेजी वर्ड के सांकेतिक कोड भी दिए गए हैं। एक किसान की नज़र जब इस गिद्ध पर पड़ गई तो फिर उसने इसे गंभीरता से लिया। जब पुलिस ने गिद्ध को कब्जे में लेकर के इसे वन विभाग को सौंप दिया है। अब इसकी जांच की जाएगी कि आखिर इस गिद्ध की पीठ पर किस तरीके का यंत्र लगा है और इसे लगाने वाला का उद्देश्य क्या हो सकता है। जी हां, बिहार के दरभंगा जिला के बहरा थाना क्षेत्र की हावी भोआर में रविवार को एक गिद्ध देखा गया जिसके पीठ पर सेंसर जैसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ था। इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई और फिर पुलिस ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर उस गिद्ध को अपने कब्जे में ले लिया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल धरोरा में और फिर मधेपुरा के बीच एक ईंट भट्टा के पास एक खेत में काम कर रहे किसान की नजर इस गिद्ध पर पड़ी और किसान इसकी सूचना अधिकारियों को दी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। दोस्तों बात करते हैं कि सेना बहाली के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई अग्निवीर योजना को लेकर के दानापुर में भर्ती होने जा रही है। दानापुर में बहाली का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक दानापुर में भर्ती होगी। इसमें 7 जिलों के 80,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। खास बात यह है कि 14 दिसंबर को केवल महिला अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। दानापुर में भर्ती को लेकर के जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पुरुष रैली में अग्निवीर CGD की बहाली होगी। वहीं 9 से 13 दिसंबर तक अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर SKT की बहाली होगी। 14 दिसंबर को बिहार और झारखंड के सभी जिलों की महिला अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। अधिकारियों के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिला है वे किसी भी वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक के बीच दानापुर में स्थित भर्ती कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन बने, इस दिशा में कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार नई फिल्म विकास एवं प्रमोशन नीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। राजगीर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय, बांका के मंदार पर्वत, कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर और वाल्मीकि नगर के खूबसूरत डेस्टिनेशन को फिल्म शूटिंग के लिए विकसित करने की तैयारी है। मुख्य रूप से बिहार में बड़े स्तर पर फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने का माहौल और फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संपूर्ण विकास करने की तैयारी है। फिल्म की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किया गया है। बिहार में फिल्म की शूटिंग हो, इसके लिए निर्माता निर्देशक को प्रेरित करने के लिए कला संस्कृति विभाग 20 नवंबर से गोवा में आयोजित होने वाले फिल्म बाजार में अपना प्रदर्शनी लगाने जा रहा है। इसमें बिहार की उपस्थिति को धमाकेदार बनाने के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले बड़ी एजेंसियों की भी सेवा ली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय यानी कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरगर्मी जोरों पर है। इस बार छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां उपाध्यक्ष पद पर AIMIM की कैंडिडेट सबा कुतुब ने अपना दावा ठोका है। जहां सबा कुतुब ने कहा कि कोई बिरयानी, चाट और गोलगप्पे का ठेला फ्री कर दे, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शिक्षित है, जो मुद्दे की बात करेगा उन्हें ही ये वोट करेंगे और उनके मुद्दे जायज हैं, इसीलिए उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये कहना है AIMIM के कैंडिडेट सबा कुतुब की। आपको बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में AIMIM के छात्र संगठन ने सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर दावा ठोका है और इसके लिए सबा कुतुब उम्मीदवार हैं। सबा कुतुब ने बताया है कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए इस बार प्लेसमेंट का मुद्दा सबसे अहम है। इस मुद्दे को लेकर के वे सभी छात्र छात्राओं के बीच जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में हर साल लगभग 50 से अधिक की संख्या में स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे में उनका मुद्दा रहेगा कि कॉलेज में स्पेशल प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था हो और हर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को नौकरी प्राप्त करने का मौका मिले। जी हां, MIM के उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार सबा कुतुब ने बताया है कि इसके अलावा जो उनका प्रमुख मुद्दा है वह पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना और इसके लिए वे लगातार आवाज उठाएगी। NSC की टीम आती है लेकिन पटना विमेंस कॉलेज को छोड़ करके अन्य कॉलेज में दिलचस्पी नहीं दिखाती है। ऐसे में उनके लिए मुद्दा रहेगा कि अन्य कॉलेजों में भी नेक की टीम पहुंचे और फिर वहां की स्थिति को देखें। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में कुछ महीने पहले विमेंस कॉलेज के पास ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल लगा करके खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद वहां से उन्होंने अपने स्टॉल को शिफ्ट कर दिया और वे बोर्डिंग रोड चली गई। फिर अन्य जगह भी स्टॉल खोला। बीच में कुछ दिनों पहले पटना नगर निगम ने उनके ठेले को भी हटा लिया था, जिसके बाद वे लालू प्रसाद यादव के पास तक गई थी। अब फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने
काम ही बंद करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, सोमवार को प्रियंका गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फूट फूट करके रो रही है। प्रियंका ने रोते हुए कहा है कि आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली। हद भूल गए थे हम अपनी। मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ अलग कर रहे थे। अभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, लेकिन हम अपनी हद भूल गए थे कि ये बिहार है। बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात इतनी होती है कि बस वे लोग किचन तक सीमित रहे, होना भी चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ाने का कोई भी हक नहीं होता है। प्रियंका ने वीडियो में रोते हुए आगे कहा है कि यहाँ पटना में बहुत सारा ठेला लगता है, पटना में अवैध तरीके से बहुत काम होता है, शराब बेची जाती है, लेकिन वहाँ सिस्टम एक्टिव नहीं होता है। कोई लड़की अपना व्यवसाय कर रही है तो फिर उसको बार बार टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। हम अपनी हद भूल गए थे। मेरी औकात बस चूल्हा चौका तक है, शादी करके बस अपने घर जाना है, बिजनेस करना तो अधिकार ही नहीं है मेरा। दरअसल प्रियंका गुप्ता बोरिंग रोड में जहां ठेला लगाती थी, वहां से अचानक उनका ठेला गायब हो गया है। जब वहां बस 2 डब्बा बचा हुआ है जिसमें शायद चाय का कप या फिर कचरा डाला जाता है। वीडियो में उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया है। वीडियो में प्रियंका गुप्ता ने कहा है कि जब मुझे लगा कि नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ ठेला लगा सकते हैं, तो फिर बार बार मेरा स्टॉल क्यों उठा लिया जाता है। हम हार मान गए सिस्टम से। जिन जिन ने हम लोगों का फ्रेंचाइजी बुक किया है, हम उनको पैसा वापस करने जा रहे हैं। जब कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू नगर निगम। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर के कई बार बयान दिया है। हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने कहा था कि शराबबंदी अच्छी है, लेकिन फिर से इसकी समीक्षा की जरूरत है। अब उन्होंने सोमवार को एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आज पीने के चलते जेल में है, उसका केस हटा करके उन्हें माफ कर दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए, यानी कि जेल से छोड़ दिया जाए। दिल्ली में दिए गए बयान में तो मांझी ने यहां तक कह दिया था कि जो क्वार्टर पीते हैं उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जहां तक उसको अमल में लाने का सवाल है तो फिर उसमें गड़बड़ी हो रही है। बड़े लोग, तस्कर लोग हैं जो बच जा रहे हैं, वे मालामाल हो रहे हैं। 70% वैसे गरीब लोग जेल में बंद है जो आधा लीटर क्वार्टर दारू पी करके पकड़े गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कुर्ने विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद आज मनोज कुशवाहा ने अपना नामांकन भी दर्ज कर लिया है। इस दौरान मनोज कुशवाहा के नामांकन समारोह में शामिल हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर जम करके हमला बोला है। ललन सिंह ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी अपार बहुमत के साथ कुर्ने उपचुनाव जीत रही है और आगामी दिनों में पूरा देश भाजपा मुक्त होगा। इसकी शुरुआत कुर्ने से किया जाएगा। इसको लेकर के जदयू के कार्यकर्ता हर गाँव में कैंप कर रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है, तब से देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, परेशान है। इस कारण जनता ने अपना मूड बना लिया है कि आगामी 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा। इसकी शुरुआत बिहार की जनता द्वारा कुर्नी उपचुनाव में किया जाएगा। इस सीट पर महागठबंधन ही जीत दर्ज करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा आज राजधानी पटना में 1006 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरित किया गया है। ये नियुक्ति पत्र जल संसाधन विभाग में हुई बहाली को लेकर के दिया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद उन्हें मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के अधीन अलग अलग कार्यालयों में 24 घंटे के अंदर पदस्थापित कर दिया जाएगा। वहीं इस नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला की शिक्षा, तो उप मुख्यमंत्री ने महंगाई को लेकर के सवाल उठाया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा है कि हमारी सरकार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में सीट रिजर्व कर दिया गया है, जिसके बाद आज इसका फायदा लड़कियों को मिलने लगा है। अब लड़कियां भी आगे आकर के सरकारी नौकरी करने लगी है। इससे और भी लोगों को मनोबल मिलता है और भी लड़कियां पढ़ने लगती है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हम अपने कॉलेज में थे और फिर इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो फिर वहां एक भी लड़की नजर नहीं आती थी। आज तो लड़कियां हर चीज में आगे बढ़ रही है। आजकल जो लड़कियां IAS बनकर आती है, उसमें से अधिकतर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई होती है। और दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन के नाम पर महिला का किडनी निकालने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरे इलाके में हरकंप मच गया था कि झोला छाप डॉक्टर ने इस काम को अंजाम दिया है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की, इसके बाद पुलिस ने परिवार वालों के बयान पर मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक आरोपी डॉक्टर पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। स्थानीय सूत्रों की माने तो डॉक्टर के विदेश भाग जाने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी विदेश भागने की वजह से हुई है। जब वहीं पीड़ित सुनीता तकरीबन 2 माह से किडनी लगने के इंतजार में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। किडनी कांड के आरोपी डॉक्टर का अब
तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़ा हो रहा है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। दूसरी ओर घटना के बाद से लगातार मेडिकल कॉलेज में इलाजरत किडनी कांड की पीड़िता और उसके परिवार वाले खुद अच्छा हो जाने की राह देख रहे हैं और न ही किसी सामाजिक संस्थान की तरफ से महिला को जीवन दान स्वरूप किडनी उपलब्ध कराया गया है। परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजा राशि भी नहीं दी गई है। सुनीता का कहना है कि जिस डॉक्टर ने उनकी किडनी निकाली है उसे पुलिस और प्रशासन गिरफ्तार करें और उसका किडनी हमको लगा दे। हम सभी गरीब हैं, इसीलिए ना तो सरकार सुनती है और ना ही अधिकारी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिक चार्ज में बड़े इजाफे का प्रस्ताव दिया है और इलेक्ट्रिक कंपनियों के इस प्रस्ताव पर अब विद्युत विनियामक आयोग अंतिम फैसला लेगा। जी हाँ, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अब बिजली के दर में बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ, यानी कि अब आपको बिजली का ज्यादा पैसा देना होगा सरकार को। जब बिहार की बिजली कंपनियों में दरों में 40% तक इजाफे का प्रस्ताव दिया गया है। बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव पर विनियामक आयोग सुनवाई करेगा और फिर उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। बढ़ी हुई दरें नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होनी है। जी हाँ, नए साल में बिहार के अंदर 40% तक बिजली महंगी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना में डेंगू मरीजों का मिलना लगातार जारी है। खास करके राजधानी पटना में ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में बिहार में डेंगू के 60 नए मरीज मिले हैं। इनमें राजधानी पटना में डेंगू के 38 मरीज मिले हैं। जब पटना में डेंगू पीड़ित होने वालों की संख्या 6362 हो गई है। जब पटना में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा डेंगू मरीज बांकीपुर में 11 और अजीमाबाद में 10 की संख्या में मिले हैं। पटना के अन्य इलाके में भी मामले मिले हैं। पटना के एक डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि जैसे जैसे बिहार में ठंड की शुरुआत हो रही है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, डेंगू के मामले में भी कम होने लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी भी डेंगू के लक्षण को लेकर के मरीज आ रहे हैं। ऐसे में बचाव को लेकर के एहतियात बरतनी जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने के राज्य सरकार के निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी अगले 3 साल में राज्य के 4.5 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देगी। इससे किसानों को डीजल पंप से छुटकारा मिलेगा ही, उनकी आय में भी वृद्धि होगी। डीजल से चलने वाले पंपों के स्थान पर यानी कि डीजल से चलने वाले पंपों के जगह पर बिजली से चलने वाले पंपों से खर्च कम होगा। इसमें 15% खर्च कम होता है। बिजली कंपनियों ने इससे संबंधित तैयारियां पूरी कर ली है। अधिकारियों के मुताबिक इन पंप सेटों को कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के माध्यम से बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया, सीवान, आरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार में मछली पालन के लिए सरकार के द्वारा 70% की सब्सिडी दी जा रही है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अगर आप बिहार में मछली पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास के तहत सभी जिलों के लोगों को से आवेदन मांगे हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के साथ फीड, दवा, उर्वरक पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 70% सब्सिडी मिलेगी। इसमें आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की अगर बारे में बात किया जाए तो फिर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र, जमीन का नक्शा की प्रति, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर आदि लगेंगे। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और वेबसाइट है fisheries.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और फिर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा, वीडियो के बीच में आपके लिए कुछ सूचना है। दरअसल होली विजन्स लिटेरा एकेडमी बहादुरगंज किशनगंज में नर्सरी से 8 क्लास तक की पढ़ाई होता है। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अफरोज आलम का कहना है कि स्कूल का उद्देश्य अपने समाज के बच्चों के अंदर से छिपी हुई कौशल को निखार और चमकीला बनाना। आपको बता दूं कि यहाँ से प्रत्येक वर्ष नवोदय विद्यालय का इंटेंस निकलते हैं। इस बार नवोदय और जामिया की तैयारी अलग से करवाया जाएगा। वैसे बच्चे एवं अभिभावक जो नवोदय और फिर जामिया में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आप यहाँ से करवा सकते हैं। जी हाँ, लॉजिंग एवं फूडिंग के साथ साथ अलग गर्ल्स हॉस्टल भी उपलब्ध है। नामांकन के लिए आप संपर्क करें होली विजन लिटेरा एकेडमी बहादुरगंज, नियर A1 पेट्रोल पंप, कॉलेज चौक, बहादुरगंज। सूचना यहीं तक समाप्त, आगे वीडियो जारी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत 38 जिलों में अगर आप जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उस पर किसी तरीके का कोई लोन तो नहीं चल रहा है। जी हां, खबर के अनुसार जमीन से संबंधित धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा एक वेबसाइट पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल पर जाकर के आप जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर जमीन पर चल रहे बैंक लोन के बारे में भी जान सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी जमीन को बेचने की कोशिश करते हैं जिस पर कोई बैंक लोन या फिर कर्ज लिया गया हो, लेकिन अब आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन की डिटेल्स निकाल सकते हैं या साथ ही साथ जमीन मालिक के बारे में भी जान सकते हैं। जी हां, इसके लिए आपको बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उस वेबसाइट पर जाकर के आप इस जमीन के बारे में पूरी डिटेल्स पता कर सकते हैं और फिर आपको जमीन लेने में बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, समस्तीपुर, सीवान समेत 8 शहरों की हवा सबसे प्रदूषित हो गई है। इन शहरों में प्रदूषण का लेवल बढ़ने से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही है। जी हाँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक देश के सबसे अधिक प्रदूषित 12 शहरों में 8 बिहार के हैं। इन शहरों में AQI लेवल 300 के पार चला गया है, जो इंसान के सेहत के लिए काफी खतरनाक है, हानिकारक है। इससे इंसान को सांस से संबंधित परेशानी हो सकती है। आपको बता दूं कि बिहार के इन शहरों की हवा में धूलकण और फिर धुंध की मात्रा बढ़ने के कारण वायु की गुणवत्ता यानी कि हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है और AQI लेवल में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, जो बहुत ही खराब है। सबसे खराब हालत बिहार के सीवान, कटिहार और दरभंगा शहर का है। यह डॉक्टरों की माने तो प्रदूषित वातावरण में रहने से दिल और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। इससे लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए इस वायु प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मास्क लगाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 और 16 नवंबर को पटना, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार में पुलिस के द्वारा विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। इसको लेकर के IG ने सभी SSP, SP को आदेश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार IG राकेश राठी ने सभी SP, SSP और फिर थानेदार को निर्देश देते हुए कहा है कि कहीं भी कोई वारदात हो जाए तो फिर बिना किसी लिखित आवेदन के खुद के बयान पर केस दर्ज करें और मामले की जाँच तुरंत शुरू कर दें। वहीं IG ने शराब माफियाओं के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने तथा शराब माफिया और फिर डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए पटना समेत पूरे बिहार में छापेमारी करने के आदेश दिए हैं। जी हां, वहीं फरार अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि औरंगाबाद, नवादा, नालंदा समेत दक्षिण बिहार में आज से धान की खरीद होने वाली है। इसको लेकर के सहकारिता विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दक्षिण बिहार के सभी जिलों में किसान आज से अपनी धान को बेच सकते हैं। जी हां, वो भी निर्धारित मूल्य पर। खबर के अनुसार उत्तर बिहार में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं आज से दक्षिण बिहार के सभी जिलों में धान की खरीद की जाएगी। इसको लेकर के विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि धान बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की कुल संख्या 4,06,239 पर पहुंच चुकी है। इसमें रैयत किसानों की संख्या 17,781 तथा गैर रैयत किसानों की संख्या 2,35,458 है। अगर आप भी अपना धान बेचना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन के द्वारा पंजीयन करा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में साधारण धान का 2040, A ग्रेड धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल MSP की दर से खरीद हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में गुलाम जम्मू कश्मीर के 2 बेटे छाए रहे। हर कोई असमंजस में था कि कौन है ये 2 लाल। ये दोनों इंग्लैंड टीम के आदिल रशीद और मोइन अली है। दरअसल ये खिलाड़ी मूल रूप से गुलाम जम्मू कश्मीर के मीरपुर के निवासी हैं, यानी कि वे जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विजय रथ को ध्वस्त करने में दोनों की अहम भूमिका रही। आपको बता दूं कि मोइन अली के माता पिता मीरपुर से हैं। मोइन अंग्रेजी के अलावा उर्दू और पंजाबी भी बोलते हैं। आदिल रशीद का परिवार भी गुलाम जम्मू कश्मीर से हैं। दोनों पहाड़ी समुदाय से हैं। जब फाइनल में इंग्लैंड की जीत पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि हमें खुशी है कि गुलाम जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ी पाकिस्तान पर भारी पड़े। जब हम गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से वापस ले लेंगे तो फिर दोनों खिलाड़ियों को यहां बुला करके उन्हें सम्मानित करेंगे। दोनों पहाड़ी समुदाय के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार पहाड़ी समुदाय का जिक्र किया है। आज पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान गुलाम जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले हमारे 2 युवाओं ने पाकिस्तान को खेल के मैदान में चित कर दिया। सुरेश रैना ने कहा है कि वो इंग्लैंड की शानदार जीत पर आज पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे इलाके मीरपुर, कोटली, नीलम बेली, गिलगिट पाकिस्तान के लोगों को बधाई देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आयुर्वेद के मामले में बिहार एक समय काफी
समृद्ध हुआ करता था। लेकिन अब हालात ऐसे हो चले हैं कि राज्य के सभी आयुर्वेद कॉलेज बंद होने का खतरा दिखने लगा है। वो भी तब जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता खुद ही एक वैद्य हैं। बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद अब शिक्षकों की कमी के कारण पटना राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेजों में स्नातक और फिर प्रास्नातक की सीटें कम होने का खतरा मंडरा रहा है। संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुसार विभाग ने डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति करके सीटें कम नहीं होने की कवायद की, पर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने 11 नवंबर को सुनवाई में 4 विभागों में डॉक्टरों की कमी का जिक्र किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार को हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं दी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सब नहीं दिखता है। सुशील कुमार मोदी ने बक्सर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं के लोकार्पण और रोहतास में सोन नदी पर पुल के शिलान्यास के लिए केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार प्रकट किया है और कहा है कि क्या अब भी नीतीश कुमार यही झूठ दोहराते रहेंगे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपए खर्च करके बरौनी खाद कारखानों का और पुनः उत्पादन शुरू कराया है। भाजपा सांसद ने कहा है कि बक्सर में सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण, रोहतास में पुल के शिलान्यास और बरौनी में खाद कारखाना फिर शुरू होने पर नीतीश कुमार को राजनीतिक द्वेष छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सोन नदी पर पुल बनने से बिहार झारखंड के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू ने बीजेपी का एक और नया नाम दे दिया है। जेडीयू अध्यक्ष के बीजेपी को बड़का झुट्टा पार्टी बताने के बाद अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को भारत की जनता को खाए पार्टी बताया है। जब मुजफ्फरपुर के कुर्नी में प्रचार करने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर कुछ लोग जुट करके मटन खाएं तो मटन पार्टी, जुट करके चाय पिए तो चाय पार्टी और चिकन खाए तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट करके भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर चुनावी सभा में लोगों ने खूब तालियां बजाई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी के कई नाम हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने कहा है कि कुछ लोग जुट करके भारत की जनता को खाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सब लोग एकजुट हो जाए, यही सही वक्त है। कुर्नी से भाजपा को मुक्त कराइए और मनोज कुशवाहा को चुनाव में जीत दिलाइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड में एक प्रगतिशील किसान कमलेश चौबे के द्वारा रंग बिरंगी धान की फसल तैयार किया गया है। अब रंग बिरंगी धान की कटाई होने वाली है। किसान कमलेश चौबे ने बताया है कि इस धान का चावल ठंडे पानी में भी पक जाता है। ऐसे रंग बिरंगे चावल आपने कभी नहीं सुना होगा और नहीं देखा होगा। फिलहाल किसान कमलेश चौबे मैजिक चावल, काला चावल, काली पत्ती, अबुमोहर धान, लाल और हरा चावल की खेती कर रहे हैं, जो अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है। प्रकृति की गोद में बसा जिला पश्चिमी चंपारण अब रंग बिरंगी चावल के उत्पादन के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। जहां मुशहरवा गांव के किसान कमलेश चौबे ने जैविक खेती करके 1 एकड़ जमीन में औषधीय रंग बिरंगी चावल उगा करके किसानों के बीच मिसाल पेश कर रहे हैं। कमलेश चौबे ने बताया है कि मैजिक चावल ठंडे पानी में भी बिना आग, बिना ईंधन के ठंडे पानी में भी ठंडे में रखने से पक जाता है। उन्होंने कहा है कि मैजिक चावल काला, लाल और हरा चावल वजन घटाने में सक्षम है, साथ ही कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म कर देता है। अब मोहर चावल को खाने में फलों के राजा आम की खुशबू जैसे लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गुजरात में स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कन्हैया कुमार को भी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बना करके गुजरात के चुनाव में उनकी मेगा एंट्री कराई गई है। जी हां, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष नेता कन्हैया कुमार पिछले साल ही पार्टी में शामिल हुए हैं। जब कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल किया गया है। जब कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को अपने स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसके उल्लेखनीय नामों में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, जगदीश मेवानी और कन्हैया कुमार शामिल है। जब कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे के साथ ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचार बनाए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुर लोक कला के ध्रुव
तारा भिखारी ठाकुर की गलत तस्वीर प्रकाशित करने का मामला सामने आया है। ऐसी गलती बिहार शिक्षा विभाग ने की है। जब ये कारनामा खुल करके बाहर आया तो फिर अब 33,000 विद्यालयों से पोस्टर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग ने एक शिक्षा परियोजना के तहत बिहार के सभी प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालयों में बिहार के महान व्यक्ति के नाम से पोस्टर वितरित की थी। जी हाँ, आपको बता दूं कि जमुई के 1705 विद्यालयों से भी इन पोस्टरों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पोस्टर भिखारी ठाकुर के स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति की तस्वीर प्रकाशित होने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। जब प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नामांकित लाखों छात्र छात्राएं बिहार के शेक्सपियर की खोज कर रहे हैं, वही भिखारी ठाकुर के प्रशंसक गलत जानकारी देने के लिए बिहार शिक्षा विभाग को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।